नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों से एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक तरह से इस पूरी महागाथा का ब्लूप्रिंट है। जी, और ये हमें बताएंगे कि कैसे एक आदमी ने देश के बाहर से ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली। आज हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और घटनाओं को दोहराना नहीं है ना? ये बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच थी जिसने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस और गांधी जी के रास्ते से बिल्कुल अलग कर दिया। और शायद सबसे बड़ा सवाल, हाँ, कि उन्होंने हजारों मील दूर विदेशी धरती पर एक पूरी सेना कैसे खड़ी कर दी। सही कहा। ये यात्रा जुनून, रणनीति और बहुत बड़े जोखिमों से भरी है। और ये कहानी सिर्फ एक सेना बनाने की नहीं लगती। नहीं, ये एक ऐसे इंसान के अटूट विश्वास की कहानी है जिसे लगता था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। अच्छा। आज हम देखेंगे कि कैसे आज़ाद हिंद फौज जंग के मैदान में हारने के बावजूद एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल कर गई जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। बिल्कुल। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्र बोस के उस फैसले से जिसने सबको चौंका दिया था। आईसीएस की परीक्षा। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की। और वो भी 1921 के दौर में। ये आज के जमाने में शायद गूगल या किसी बहुत बड़ी कंपनी का टॉप पद हासिल करने से भी बड़ी बात थी। और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना बड़ा, कितना अविश्वसनीय फैसला रहा होगा। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये एक बयान था। हाँ, एक ऐलान कि उनके लिए सबसे बड़ी सेवा किसी ब्रिटिश अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि देश को उस कुर्सी से आजाद कराना है। और इसी एक कदम ने उन्हें रातों रात युवाओं का हीरो बना दिया। जी, उन्होंने दिखाया कि राष्ट्र के सम्मान के आगे व्यक्तिगत करियर कुछ भी नहीं है। इसी सोच के साथ वो चित्तरंजन दास जैसे बड़े नेता के साथ जुड़े और कलकत्ता के मेयर भी बने, बहुत कम उम्र में। और यहीं से हमें उनकी सोच का टकराव दिखने लगता है, खास तौर पर गांधी जी के साथ। हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है। स्रोत साहब बताते हैं कि बोस का मानना थोड़ा अलग था। उन्हें लगता था कि सिर्फ बातचीत और सत्याग्रह से पूरी आजादी नहीं मिलेगी। उनको लगता था कि अंग्रेजों को निकालने के लिए सीधी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? नहीं, जैसा कई बार लोग समझ लेते हैं, ये कोई व्यक्तिगत टकराव नहीं था। ये रणनीति का एक बहुत गहरा मतभेद था। अच्छा। गांधी जी का मानना था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, मतलब आजादी का रास्ता भी अहिंसक होना चाहिए। और बोस का नजरिया? बोस का नजरिया ज्यादा यथार्थवादी था। उनका मानना था कि इतिहास में किसी भी देश ने बिना सशस्त्र संघर्ष के आजादी हासिल नहीं की है, तो भारत कैसे कर लेगा? तो यहीं से उनके हास्ते अलग होने शुरू हो गए। जी, बिल्कुल। और ये अलगाव तब और गहरा हो गया जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1940 में। हाँ, 1940 में उन्होंने अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मिलकर रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन किया, जिसका सीधा संदेश था, ये अंग्रेजों की लड़ाई है, हम इसमें उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। जाहिर है अंग्रेज सरकार ये बर्दाश्त नहीं करती। उन्हें गिरफ्तार करके उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। और फिर आता है कहानी का वो हिस्सा जो किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है, उनका घर से गायब हो जाना। बिल्कुल, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सोचिए, जनवरी 1941 की कड़ाके की ठंड, कलकत्ता में उनका घर ब्रिटिश जासूसों की 24 घंटे की निगरानी में है। और उसके बीच से एक पठान मौलवी मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में नेताजी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। और किसी को पता भी नहीं चलता। कई दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला। कलकत्ता से गोमो, फिर ट्रेन से पेशावर, और वहां से पैदल पहाड़ों के रास्ते काबुल पहुंचना। ये सफर ही अपने आप में एक महाकाव्य है। उनका प्लान क्या था? वो कहाँ जाना चाहते थे? उनका लक्ष्य साफ था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा। वो किसी ऐसी ताकत की तलाश में थे जो अंग्रेजों के खिलाफ हो और भारत की आजादी में मदद कर सके। तो पहले उन्होंने रूस से मदद की उम्मीद की। जी, लेकिन जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया और रूस मित्र राष्ट्रों के साथ चला गया, तो उनका वो रास्ता बंद हो गया। तब उन्होंने जर्मनी का रुख किया। जर्मनी में भी उन्होंने अपनी पहचान छुपाई है ना? स्रोत बताते हैं कि वहां उन्होंने एक नया नाम अपनाया, ऑरलैंडो मैजोटा। हाँ, और वहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। उनका काम करने का तरीका देखिए। उन्होंने वहां पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों से संपर्क किया और उन्हें देश की आजादी के लिए लड़ने को तैयार किया। इन्हीं सैनिकों को मिलाकर उन्होंने मुक्ति सेना बनाई। और यहीं जर्मनी में ही उन्हें पहली बार नेताजी की उपाधि दी गई।
और यही से जय हिंद का नारा निकला जो आज भी हमारे खून में दौड़ता है। बर्लिन रेडियो से उनके भाषण भारत में गुप्त रूप से सुने जाते थे। हाँ, और लोगों में एक नया जोश भर रहे थे। जर्मनी में ये सब चल रहा था, लेकिन असली एक्शन तो दक्षिण पूर्व एशिया में होना था। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद हिंद फौज यानी INA का आइडिया नेताजी के वहां पहुंचने से पहले ही जन्म ले चुका था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। INA की नींव एक ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने रखी थी। अच्छा, ये कैसे हुआ? जब जापानी सेना ने मलाया में ब्रिटिश सेना को हराया तो हजारों भारतीय सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए। मोहन सिंह ने इन्हीं सैनिकों को इकट्ठा किया और जापानियों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो भारत की आज़ादी के लिए एक सेना बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो INA का पहला चरण तो मोहन सिंह के नेतृत्व में बना, फिर वो विफल क्यों हो गया? यहाँ जापानियों की असली मंशा सामने आती है। मोहन सिंह लगभग 40,000 सैनिकों की एक ताकतवर स्वतंत्र भारतीय सेना बनाना चाहते थे। लेकिन जापानी ये नहीं चाहते थे। नहीं, जापानी चाहते थे कि ये सेना सिर्फ 2,000 सैनिकों की एक प्रतीकात्मक टुकड़ी हो जो उनके नियंत्रण में रहे। मतलब वो INA को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे? जी, न कि भारत की आज़ादी के लिए एक असली ताकत के रूप में। जब मोहन सिंह ने उनकी ये बात नहीं मानी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और INA का पहला चरण बिखर गया। तो INA की कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन फिर एक और पुराने क्रांतिकारी की एंट्री होती है, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, जो 1915 से जापान में रह रहे थे। जी, वो एक सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने वहां इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर रखी थी। जब मोहन सिंह की कोशिश नाकाम हुई तो रास बिहारी बोस ने इस आंदोलन की कमान संभाली और इसे जिंदा रखा। और वो एक ऐसे करिश्माई नेता की तलाश में थे जो बिखरी हुई सेना को फिर से जोड़ सके। और वो नेता थे सुभाष चंद्र बोस। और फिर वो ऐतिहासिक पल आता है, नेताजी जर्मनी से एक सबमरीन में बैठकर हजारों मील का खतरनाक सफर तय करके सिंगापुर पहुंचते हैं। जुलाई 1943 में सिंगापुर में जो हुआ वो अद्भुत था। जी, रास बिहारी बोस ने भरे मन से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA दोनों की कमान नेताजी के हाथों में सौंप दी। और 25 अगस्त 1943 को नेताजी औपचारिक रूप से INA के सुप्रीम कमांडर बने। और कमान संभालते ही उन्होंने जो पहला काम किया उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक सैन्य कमांडर नहीं बल्कि एक राष्ट्र के प्रमुख थे। आप आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की बात कर रही हैं। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर। जी, ये कोई नाम की सरकार नहीं थी, ये एक असली सरकार थी जिसका अपना मंत्रिमंडल था। HC चट्टोपाध्याय वित्त मंत्री थे। और सोचिए, उस जमाने में उन्होंने महिला विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को दी। इस सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ बाकायदा युद्ध का ऐलान किया। और जर्मनी, जापान, इटली समेत 9 देशों ने इसे मान्यता दी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो अब INA किसी विद्रोही गुट की सेना नहीं रही। नहीं, अब वो एक संप्रभु सरकार की सेना थी। और यहीं पर वो नारा गूंजा जिसने इतिहास बना दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सेना का युद्ध घोष था, चलो दिल्ली। इन नारों में एक ऐसी ऊर्जा थी जो आज भी महसूस की जा सकती है। एक और बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत तब मिली जब 6 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थाई सरकार को सौंप दिए। नेताजी ने खुद वहां जाके तिरंगा फहराया और उनका नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। ये आजादी से पहले पहली बार था जब भारतीय जमीन का कोई टुकड़ा ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ और एक भारतीय सरकार के नियंत्रण में आया। बिल्कुल। यहाँ एक बात मुझे बहुत हैरान करती है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो से प्रसारण। हाँ, इसमें उन्होंने गांधी जी को संबोधित किया, जिस इंसान से उनके इतने गहरे वैचारिक मतभेद थे, जिनकी नीतियों के खिलाफ उन्होंने एक तरह से देश छोड़ दिया था। उसी इंसान को उन्होंने राष्ट्रपिता कहा और भारत की आजादी के अंतिम युद्ध के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। ये नेताजी के चरित्र की विशालता को दिखाता है। वो जानते थे कि रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है। और शायद वो ये भी समझते थे कि भारत के आम लोगों के दिल में गांधी जी की क्या जगह है। जी, ये एक राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व और दिल से निकला हुआ कदम था। इसने दिखाया कि मतभेद अपनी जगह है लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। चलिए अब सैन्य अभियानों पर आते हैं। INA का लक्ष्य था, चलो दिल्ली। उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसे इम्फाल कोहिमा अभियान कहा जाता है। लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत बहुत अलग थी। बहुत अलग। यहाँ जापानियों का वो रवैया फिर सामने आया
जो उन्होंने मोहन सिंह के साथ दिखाया था। मतलब भेदभाव? जी, स्रोत बताते हैं कि आईएनए के सैनिकों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें पुराने और कमजोर हथियार दिए जाते थे, जबकि जापानी सैनिक नए हथियारों से लैस थे। और खाने पीने की सप्लाई का क्या? खाने पीने और दवाइयों की सप्लाई अक्सर रोक दी जाती थी। उनसे मुख्य लड़ाई की जगह खाइयां खोदने और सामान ढोने जैसे काम करवाए जाते थे। ये तो एक तरह का अपमान था। बिल्कुल, इससे सैनिकों का मनोबल बुरी तरह टूट रहा था। इतनी मुश्किलों के बावजूद एक पल ऐसा आया जब उन्होंने इतिहास रच दिया। 18 मार्च 1944। हाँ, 18 मार्च 1944 को आईएनए ने बर्मा की सीमा पार करके भारतीय भूमि में प्रवेश किया। और फिर 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत अली मलिक ने मणिपुर के मोइरांग में पहली बार आजाद हिंद फौज का तिरंगा फहराया। वो एक अविश्वसनीय और भावुक पल रहा होगा। दशकों के संघर्ष के बाद एक आजाद भारतीय सेना ने आजाद जमीन पर अपना झंडा फहराया था। सैन्य नजरिए से देखे तो मोइरांग एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि दिल्ली दूर हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन ये जीत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। नहीं, बारिश और बीमारी, रसद की कमी और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों की जबरदस्त ताकत के आगे वो टिक नहीं पाए। उन्हें पीछे हटना पड़ा। जी, 1945 में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो आईएनए भी भंग हो गई। और कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान हादसे में नेताजी की रहस्यमयी मौत की खबर आई, जो आज तक एक विवाद का विषय है। तो जाहिर तौर पे सैन्य अभियान विफल हो गया। वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए। हाँ, सैन्य रूप से वो हार गए। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा था, कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि यहीं से आईएनए की असली जीत की कहानी शुरू होती है। वो कैसे? युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने आईएनए के पकड़े गए 3 बड़े अफसरों, शाहनवाज खान एक मुस्लिम, ट्रू, प्रेम कुमार सहगल एक हिंदू और गुरबख्श सिंह ढिल्लों एक सिख, इन पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया। अंग्रेजों को लगा कि वो इन पर मुकदमा चलाकर बाकी भारतीय सैनिकों को एक सख्त संदेश देंगे कि बगावत का अंजाम क्या होता है। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पासा पूरी तरह पलट गया। ये मुकदमा अंग्रेजों के खिलाफ ही चला गया। पूरा देश इन तीनों नायकों के समर्थन में एक साथ खड़ा हो गया। जी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, जो दल कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, वो सब आईएनए के बचाव में उतर आए। और भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े वकीलों ने उनका केस लड़ा। सड़कों पर नारे लगने लगे, लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज। तो मतलब जो लड़ाई आईएनए जंग के मैदान में हार गई थी, वो अब दिल्ली के एक कोर्ट रूम में लड़ी जा रही थी। हाँ, और यही आईएनए की सबसे बड़ी जीत थी। कैसे? इस आंदोलन और जन दबाव का असर ब्रिटिश भारतीय सेना पर पड़ा। रॉयल इंडियन नेवी और एयरफोर्स में विद्रोह हो गए। अच्छा। अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि जिस भारतीय सेना के दम पर वो 200 साल से राज कर रहे थे, अब वो सेना उनकी वफादार नहीं रही। अब वो भारतीय सैनिक भारतीय अफसरों पर गोली चलाने को तैयार नहीं थे। सही कहा, ब्रिटिश शासन की नींव ही हिल गई। तो आजाद हिंद फौज दिल्ली की सरजमीन पर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन उसकी भावना दिल्ली के लाल किले तक जरूर पहुंच गई। उसके सैनिकों पर चले मुकदमों ने पूरे देश में चेतना की वो आग जलाई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। निष्कर्ष यही है कि नेताजी और आईएनए का योगदान सिर्फ गोलियों और बंदूकों तक सीमित नहीं था। उनका सबसे बड़ा असर राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय सिर्फ अहिंसा से ही नहीं, जरूरत पड़ने पर हथियार उठाकर भी अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं। और इस भावना ने 1947 में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि वो जनता के आंदोलनों को तो दबा सकते हैं, लेकिन आईएनए के मुकदमों के बाद जब सेना में ही राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। तो सोचने वाली बात ये है, हाँ, सोचने वाली बात यह है कि अगर आईएनए का ये सशस्त्र दबाव न होता और भारतीय सैनिकों में विद्रोह का डर पैदा न हुआ होता, तो क्या ब्रिटिश सरकार 1947 में सत्ता छोड़ने के लिए उतनी ही आसानी से और उतनी जल्दी तैयार होती? इस पर जरूर सोचना चाहिए।